मसालों के बिजनेस से एक कोवर्किंग के बिजनेस को जमाना ये बहुत ही रिस्की और मुश्किल काम था। लेकिन कहते हैं ना, जहां रिस्क है वहां इश्क है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने टीन एज में अपने पिता को खो दिया। कर्ज से लदी हुई जवानी निकली और बिजनेस को जमाने में और बड़ा करने में हार और निराशा कई बार दी। कैसे मैंने मसालों के बिजनेस से एक कोवर्किंग का बिजनेस खड़ा किया, जहां 21 सीट से शुरू करके आज मैं 50,000 सीट लेके बैठा हुआ हूं और एक मामूली सा 15 से 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके हाय दोस्तों, मैं आशीष अग्रवाल। मैं आया हूं मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव चंदौसी से। 2005 में ज़िंदगी में एक यूटर्न आया। मेरे फादर एक्सपायर कर गए, उनको कैंसर था। और जैसे कि कहते हैं कि कैंसर केवल एक इंसान को नहीं होता, पूरी फैमिली को होता है। तो कैंसर जब हुआ तो पिताजी के पास पता चला, जब चीज़ें पता चलनी शुरू हुई तो काफ़ी सारी फाइनेंशियल क्राइसिस भी पता चली कि जो हम लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा कर्ज है घर पे। छोटी सी ज़मीन बची हुई थी, पहले भी ज़मीन थी, वो ज़मीन बेची हुई थी। फिर पता चला और छोटी बहुत ज़मीन है, वो भी बेच-बाच के लग रहा था कि वही कर्ज पूरा कर पाएँगे केवल। पर वक़्त ने हाथ सँभाला, बड़े भाई ने हाथ सँभाला, उन्होंने धंधे को सँभालने की कोशिश करी। हमारा कहते हैं परचून का बिज़नेस था। परचून कहते हैं आज के टाइम में शायद लोगों को ना समझ में आए, किराने का बिज़नेस था, जिसे हम बोलते हैं मसालों की दुकान थी। आप नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, वो सामान हमारे खानदानी बिज़नेस वो था। वहाँ से कहानी शुरू हुई 2005 में। 2005 में फिर कॉलेज में एडमिशन लिया, बीटेक के लिए करने गए। बीटेक करने गए, एक ग्रेटर नोएडा में कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन लिया। पर ज़िंदगी में सीरियसनेस शायद तब भी नहीं आई। कारण नहीं पता, लेकिन हाँ, सीरियस नहीं थे तब भी ज़िंदगी में। उसके बाद 2009 में जब कॉलेज प्लेसमेंट्स नहीं हो रहे थे, तब भी नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ी खुद कर रहे हैं या क्या चल रहा है ज़िंदगी में। चीज़ें नहीं समझ में आती थी। मतलब होता है ना, शायद एक लड़कपन जो था, चीज़ों को लेके किसी भी चीज़ का सीरियसनेस नहीं था। दुनिया में रिसेशन के लिए भी जाना जाता है। जब रिसेशन आ गया था, लोगों के पास नौकरियाँ नहीं थी। कहते हैं हम भी उसी दौर में थे, उसी दौर में कॉलेज से बीटेक पूरा कर रहे थे, नहीं हुआ। अच्छी चीज़ ये थी कि कॉलेज के कुछ इवेंट्स में मैं हमेशा इन्वॉल्व रहता था। कॉलेज के छोटे-मोटे फेस्ट से, कॉलेज के कभी-कभी प्लेसमेंट सेल में। तो प्लेसमेंट सेल में पता चला एक छोटी-सी नौकरी उन्होंने निकाली हुई है, एक एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे। उसको ऑफर आया कि मतलब बात करी तो भगवान के आशीर्वाद से वो हमको नौकरी मिल गई। अब 10,000 में महीने की नौकरी थी 2009 में। वहाँ से शुरू करी। 2009 से लेके 2012 तक अगर मैं आपको बताऊँ तो सैलरी जो 10,000 रुपए की थी, प्रोबेबली शायद 18,000 रुपए की सैलरी हो गई थी जब मैं 2012 में अपनी नौकरी छोड़ी। 2012 में डिसाइड किया कि ये जो कर रहे हैं जिंदगी के संग, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। इसका आगे क्या करने वाले हैं कुछ नहीं मालूम। जैसा कि हर इंसान को लगता है यार ये कुछ नहीं हो रहा, चलो एमबीए करते हैं। अब एमबीए करने पहुंचे हैदराबाद। पहली बार घर के आंचल से निकल के मैं कहीं घर से बाहर निकला। पर वहां से एक कहते हैं जिंदगी का एक जुनून शुरू हुआ कि चलो अब कुछ करते हैं। पता नहीं उस दिन क्या हुआ था या उन दिनों क्या हुआ था, वहां से जिंदगी शुरू करने की कोशिश करी। कॉलेज का जब प्लेसमेंट का टाइम आया तो मुझे याद है, जो दोस्त मेरी मजाक बनाते थे, वो लोग मेरे रूम में आके मेरे संग बैठ के पढ़ना चाहते थे या मेरे संग नॉलेज शेयर करना चाहते थे। तब 2014 में लगा हाँ कि चलो कि कुछ अचीवमेंट तो हुआ। पर जैसे मैंने आपको बताया, जिंदगी में एचआर के संग मेरी जाती दुश्मनी थी। फिर 2014 में प्लेसमेंट्स ऑलमोस्ट करीब करीब 10-12 कंपनीज ने रिजेक्शन किया। पर एक कंपनी आई जिसने हमारे को बैंगलोर में जॉब दी। पैकेज कम था, लेकिन हाँ बैंगलोर में जॉब लग गई थी। एमबीए के बाद हर इंसान जैसे चाहता है कि मेरी नौकरी लग जाए, वैसे नौकरी लग गई। अब ये बात है 2014 फरवरी की। फरवरी में कॉलेज खत्म हो गया, नौकरी लग गई है। पर ज्वाइनिंग जो है वो है हमारी सितंबर में। अब फरवरी टू सितंबर हम क्या करेंगे? अच्छी चीज ये थी कि बनिया खानदान से था, चाहे दादाजी थे, चाहे पिताजी थे, चाहे उसके बाद बड़े भाई ने धंधा जो संभाला। परचून का बिजनेस या हमारा स्पाइसेस का जो बिजनेस था, स्पाइसेस इंडिया में साउथ इंडिया हब माना जाता है।
साउथ इंडिया के बहुत सारे स्टेशंस हैं जो आपको अलग अलग तरीके के स्पाइसेस के लिए जाने जाते हैं। गंटूर हो गया मिर्च के लिए, विजयवाड़ा हो गया, सब लोग अलग अलग स्पाइसेस के लिए अलग अलग शहर हैं, चाहे आंध्र प्रदेश में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे कर्नाटक में हो। तो सोचा कि वो बिजनेस शुरू करेंगे और उसके लिए बेंगलोर में एक ऑफिस लेते हैं जो करीब करीब 3-4 सीट का हो, जिसमें हम आज के टाइम में जैसे हम कोवर्किंग बोलते हैं, या कि 3-4 सीट का एक ऑफिस ले लेते हैं। पर तब तक कोवर्किंग दुनिया में किसी को पता नहीं थी, या फिर एटलीस्ट इंडिया में किसी को नहीं पता थी कि कोवर्किंग होता क्या है। तो ठीक है, एक 21 सीट का एक हमको एक ऑफिस मिला जो एक लैंडलॉर्ड ने अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पे 3 कमरों में, 6 सीट का एक कमरा था, 5 सीट का एक कमरा था, 10 सीट का एक कमरा था। तो ऐसे करके उन्होंने 21 सीट का एक ऑफिस बना रखा था। प्रोबेबली हो सकता है शायद उन्होंने उनके अपने बिजनेस के लिए बनाया हुआ हो, और उसमें वो पिछले 1.5-2 साल से सफर कर रहे थे, लॉस कर रहे थे, उनको रेंट आउट नहीं कर पाए। उन्होंने बोला कि भाई मैं तुम्हें 3 सीट तो नहीं दे सकता, 5 सीट तो नहीं दे सकता, अगर लेना है तो पूरा ऑफिस 21 सीट का ले लो। मैं बैंगलोर आया, वहां पे हम बहुत सारे मसालों के लोगों से मिले, और भी जिन जिन रिश्तेदारियों को, प्रोफेशनल रिश्तेदारियों को हम एक्सप्लोर कर सकते थे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हम क्या क्या धंधे को और कर सकते हैं। जैसे मुझे याद आया, हमने एक कोशिश की थी अगरबत्ती वालों से मिलने की। अगरबत्ती में भी कुछ केमिकल पड़ते हैं, और मैं चंदौसी होम टाउन से हूं, जहां पे मिंट और उसके प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा उत्पादन होता है। तो हमने अगरबत्ती वालों से मिलने गए कि हम वहां आपको कुछ दे सकते हैं, कुछ फार्मा वालों से मिलने गए। इसी बीच उन एक लैंडलॉर्ड से मुलाकात हुई थी जिनके साथ एंजाइम शुरू हुआ, जिनकी प्रॉपर्टी को हमने अपने लिए रेंट पे लिया। रिक्वायरमेंट थी 3 सीट की, ऑफिस लिया 21 सीट का, सोचा बची हुई सीट किसी और को दे देंगे। पर नसीब को कुछ और मंजूर था। मसाले का बिजनेस, या हमारा अगरबत्ती वाला बिजनेस, या हमारा मिंट वाला बिजनेस, वो तो नहीं शुरू हो पाया। शुरू हो गया एंजाइम, एक रियल एस्टेट, इंटीरियर और कोवर्किंग फर्म। उनको हमने ऑफिस दिया, वहां से जर्नी पूरी शुरू हुई। आपको बोला कि चलो, किस्मत ने बोला कि भाई आपका जो फैमिली बिजनेस है उसको उसको सेकेंडरी करो, अपने लिए कुछ करो, अपने दम पे कुछ बनाओ। वहां से इस धंधे की शुरुआत करी, वहां से शुरुआत हुई एंजाइम की। अब एक क्वेश्चन शायद आपके दिमाग में आया, एंजाइम क्यों? तो एंजाइम अगर आप देखेंगे तो एंजाइम का मतलब होता है कैटलिस्ट टू द ग्रोथ। तो हम लोग वही बोलते हैं कि वी आर कैटलिस्ट टू द कंपनीज ग्रोथ। कंपनी की ग्रोथ क्या है कि भैया आप अपने काम पे फोकस करो। आपके एडमिन रिलेटेड एक्टिविटीज जो हैं वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम संभालेंगे। आप अपनी आईटी कंपनी चला रहे हो, आप अपनी रिक्रूटमेंट कंपनी चला रहे हो, आप अपनी लीगल कंपनी चला रहे हो, आप सेस बेस्ड हो, आप एआई बेस्ड हो, यू फोकस ऑन योर कोर बिजनेस, नॉट ऑन द एडमिन रिलेटेड एक्टिविटीज। वहां से एंजाइम ने 2014 प्रोबेबली जुलाई की बात है जब हमने ये शुरू किया। अगेन करीब करीब 1 से 1.5 महीने के अंदर वो पूरी 21 की 21 सीट मैंने 3 क्लाइंट को सबलीज कर दी। वो एक सीट थी, एक क्लाइंट था 6 सीट का, एक था 5 सीट का, और एक था वो 10 सीट का। हमने ऐसे ऐसे करके तीनों जो कमरे थे हमारे, हमने किसी और को दे दिए। मैं एक बार फिर से, कहते हैं ना, बेरोजगार हो गया। पैसे आने लगे थे, प्रॉफिट बनने लगा था, लेकिन मोटा मोटी बेरोजगार हो गया था, क्योंकि करने को कुछ नहीं बचा फिर से। तो उस लैंडलॉर्ड के साथ मैं दोबारा बैठा हुआ था। उन लैंडलॉर्ड ने मुझे बोला कि आशीष एक काम करते हैं भाई, मेरे को 1.5 साल 2 साल इस बिल्डिंग में लॉस हुआ है, तुम्हारे आने के बाद मोटा मोटा हमारे को 1.5 महीने में 2 महीने में पैसा आना शुरू हो गया, फायदा हो गया, एक प्रॉपर्टी तुम्हारे साथ और लेते हैं। तो उन्होंने अपने किसी यार दोस्त के साथ मिलके हमारे को एक प्रॉपर्टी और ली, जिसमें पैसा वैसा सब उन्होंने लगाया था, इन्वेस्टमेंट पूरा उनका था, मेरी केवल एफर्ट थे। मेरे को उन्होंने एफर्ट के लिए प्रॉफिट शेयरिंग पे रखा था, जिसका साफ मतलब है कि भैया अगर प्रॉफिट होगा तो इसका कुछ टका हम तुमको देंगे, वरना मैं अपने पास रखूंगा पूरा पूरा पैसा। ठीक है, कोई नहीं। ये बात थी शायद अगस्त 2017 की, सॉरी अगस्त 2014 की। अगस्त 2014 में जब ये करना शुरू किया हमने, तो वो प्रॉपर्टी भी करीब करीब सितंबर या अक्टूबर आते आते हमने उसे पूरी पूरी सबलीज कर दिया, या कहते हैं अलग अलग क्लाइंट्स को हमने उसे रेंट पे दे दिया। इसी बीच 2017 में सितंबर अक्टूबर में मेरी ज्वाइनिंग के लिए उस कंपनी से मुझे कॉल आया कि भैया आपको ज्वाइन करना है अगले महीने से। अब
वो एक टफ डिसीजन था कि जिंदगी में क्या करना है। नौकरी जिसमें मालूम था कि फिक्स इनकम आएगी चाहे कुछ भी हो, या फिर ये धंधा जिसमें पैसा आएगा लेकिन अगर नहीं आया तो क्या करोगे। वो एक टफ कॉल थी। उस दिन मेरे बड़े भाई जो मेरे मेंटर हैं, उन्होंने मुझे समझाया कि धंधे में एक अच्छा दिन चाहिए तुम्हें, महीने में एक अच्छा दिन हुआ लाइफ सेट हो जाएगी। अगर यही नौकरी में देखोगे तो महीने में एक बुरा दिन भी हुआ तो हो सकता है उस दिन नौकरी चली जाए। तो आपको यह डिसाइड करना है कि आपको वो एक दिन कब चाहिए, और वो चीज सेट कर गई। सोचा गया ठीक है, जब इतनी बड़ी रिस्क ले लेके आगे बढ़े हैं या उन परेशानियों से आगे बढ़े हैं जब फैमिली में कुछ नहीं था या डेट था, चलो बिजनेस ही करते हैं। उनके संग वो प्रॉफिट शेयरिंग वाली जो स्कीम थी वो हमने करनी शुरू कर दी 2014, 15, 16, 17। अब आया 2017। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आया फिर से। क्यों? 2017 में क्या हुआ कि जब दो लोग मिलकर काम करते हैं तो ऑब्वियसली है कि दो लोगों की सोच कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती। 2017 में हम लोगों की सोच में एक पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट था जिसमें हम लोगों की सोच आपस में नहीं मिली, सहमति नहीं बन पाई। बट किंतु अब उससे उनको लगा कि भाई आपस में नहीं बन पा रही है तो अलग हो जाते हैं। तो वो जो हमारे पार्टनर थे उन्होंने बोला भाई आशीष हमारे आपस में नहीं बन रही है। बहुत अच्छा फ्रेंडली एक वो था, कहते हैं ना ब्रेकअप था, जिसमें हम लोगों ने एक दूसरे के संग कहा कि इसे ब्रेक करते हैं, इस रिलेशनशिप को ब्रेक करते हैं। 2017 में वो लोग बोले ब्रेक करते हैं। अब ब्रेक करने के लिए दो कंडीशन थी, क्योंकि हम ऑलरेडी 2-3 प्रॉपर्टीज रन कर रहे थे। या तो तुम मुझे पैसा दे दो जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, या तुम मुझसे ले लो। दो ही ऑप्शन थे। अब टफ कॉल, एक और जिंदगी की एक और टफ कॉल है। 2017 की बात, 2017 दिसंबर की बात है। हमने कहा ठीक है हम खरीद लेंगे। उस टाइम पे उन्होंने उसकी जो हमको कीमत बोली थी कि भाई आशीष आज तक का जो हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट है वो करीब करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास का हुआ है, ये तुम हमें दे दो। बहुत मुश्किल टाइम। तब तक कमाना क्या शुरू किया था, प्रॉफिट शेयरिंग के नाम पे थोड़े से पैसे क्या कमा के अपनी जेब में रख लिया था, शायद 10-12 लाख रुपए टोटल। 1 करोड़ रुपए उनको कहां से दिए जाएं। फिर अपने बड़े भाई से, शादी हो चुकी थी तो अपने ससुर जी से और अपने कुछ कुछ रिश्तेदारों से लोन लिया, उनसे मांगा कि भैया जरूरत है प्लीज सपोर्ट करिए। उन्होंने सपोर्ट किया। 2017 में पैसे दिए हमने। जनवरी 2018 की बात है, हमने उनके पैसे जो उनके 1 करोड़ रुपए देने थे दे दिए। अब क्या है, अब ये जो बिजनेस है, ये जो रियल एस्टेट का बिजनेस है या ये जो इंटीरियर का जो बिजनेस है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत कैपेक्स हैवी है। अब नए धंधे के लिए पैसा कहां से लगाएं, पहली परेशानी। दूसरी परेशानी, अभी तक एक सपोर्ट सिस्टम था साथ में जिस पे हम भरोसा कर सकते थे, जो मुझे मालूम है कि हाँ मतलब हमारा पार्टनर है। अब ना कोई सजेशन देने वाला, ना हम पे पैसे। दोबारा से अब क्या करें। फिर 6 महीने इंतजार किया। अच्छी चीज ये थी क्योंकि जो पैसा था वो रिश्तेदारों से था, भाई से था, ससुर साहब से था और 2-3 रिश्तेदारों से था, क्लोज रिश्तेदारों से था। उन्होंने पैसा नहीं मांगा। बट जो 2014 से लेकर 2017 तक की जो बिल्डिंग थी उनसे जो रेंट आता था उससे जिंदगी दोबारा शुरू हुई। 2019 में जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, आ गया कोरोना। कोरोना के बाद जो इकलौती इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा कहते हैं इंपैक्ट थी, या इकलौती नहीं, कोई भी इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट थी वो थी आपकी जिसमें फिजिकल प्रेजेंस इंपॉर्टेंट थी। फिजिकल प्रेजेंस से मतलब आया जहां पे आपको जाना है, चाहे प्रोबेबली एक शोरूम होता था, मैकेनिक की शॉप होती थी, ऑफिसेस थे, पीजीज थे, लोग अपने घर वापस चले गए, ऑफिसेस बंद होने शुरू हो गए। बड़ी बड़ी कंपनीज ने बोलना शुरू कर दिया कि अब हम अपना वर्क फ्रॉम होम रखेंगे परमानेंटली। वो एक डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो जो ये पूरी पूरी इंडस्ट्री हमने बनाने की कोशिश करी है, या जो कंपनी बनाने की कोशिश करी है, ये पूरी खत्म हो जाए। पर अच्छी चीज ये थी कि एक उम्मीद थी कि लोग कुछ भी हो ऑफिस में आना चाहते हैं। ऑफिस एक ऐसी जगह है जहां पे केवल ऑफिस के लिए नहीं है, जहां पे आपका एक ब्रेक होता है, आपकी होम लाइफ या आपकी पर्सनल लाइफ से आप बाहर निकल के एक ऑफिस की लाइफ में आके बैठते हो, जहां पे अपने दोस्तों से मिलते हो,
सुट्टा ब्रेक पे जाते हो, पार्टी करते हो, नॉलेज गेन करते हो एक दूसरे से कि क्या चल रहा है। वहां से हमें उम्मीद थी कि लोग आएंगे ऑफिस वापस, वही हुआ। 2021 से लोगों ने वापस आना शुरू कर दिया ऑफिस में। 2019 और 20 जो एक पीरियड था कोविड का, बहुत मुश्किल रहा क्योंकि लोग ऑफिस नहीं आते थे। अब जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट थे उन्होंने कहा भाई आशीष हम तो ऑफिस आ नहीं रहे हैं, हम तुम्हें रेंट किस बात का दें। अब मैं ये बात लैंडलॉर्ड को नहीं बोल सकता क्योंकि लैंडलॉर्ड का साफ सीधी बात है, भाई तुम्हारा धंधा तुम करो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, वो तुम्हारा बिजनेस है। फिर हमने लैंडलॉर्ड से सपोर्ट मांगी कि सर हम क्या करें। कुछ केस में लैंडलॉर्ड जो सपोर्टिव थे उन्होंने हमको बोला कि आशीष थोड़ा सा रेंट दो, थोड़ा सा हम डिपॉजिट में से एडजस्ट कर लेंगे। जैसे मैंने बताया 6 महीने का डिपॉजिट होता है, तो किसी ने 20 दिन का रेंट लिया, 10 दिन का डिपॉजिट में से एडजस्ट कर लिया, किसी ने 10 दिन का डिस्काउंट ही देना शुरू कर दिया कि भाई 30 दिन में से तुम 20 दिन का दो, 30% डिस्काउंट ले लो, 40% डिस्काउंट ले लो। वैसे करके कोविड के जो 2 साल थे वैसे निकाले। यही काम हमने क्लाइंट के संग किया। क्लाइंट को भी रिक्वेस्ट किया कि सर अगर आप खाली कर दोगे तो आप जब वापस आओगे ऑफिस में, जब भी आपको आना होगा तो बहुत परेशानी होगी। अच्छी चीज ये थी कि किसी को, लोगों को टेन्योर नहीं मालूम था कि कोविड के बाद 2021 से लोग वापस आ जाएंगे। तो हर एक इंसान के मन में उम्मीद थी कि हो सकता है 2 महीने बाद दोबारा ऑफिस हो जाए, 3 महीने बाद दोबारा ऑफिस शुरू हो जाए, वैक्सीन बन गई है, वैक्सीन जल्दी लॉन्च हो जाएगी। वो सारी उम्मीदों पे लोगों ने ऑफिस सरेंडर करे, लेकिन शायद 10% लोगों ने। उसमें लोगों के संग पर्सनल रिलेशनशिप भी काम में आई। जब हमने उनके पास खुद गए, हमने खुद बोला कि सर आपको, हमें मालूम है आपको परेशानी हो रही है, आप ऑफिस नहीं आ पा रहे हो, डिस्काउंट करते हैं, थोड़ा सा आपके डिपॉजिट में से एडजस्ट करते हैं। जैसे जैसे लैंडलॉर्ड से डिस्काउंट का हमको स्कीम मिली, जिसने हमको 30% डिस्काउंट दिया, हमने क्लाइंट को आगे 40% डिस्काउंट दे दिया कि भाई आप लोग भी खुश हो, हम भी खुश हैं, और दोनों की जिंदगी या ये पूरा जो इकोसिस्टम है ये चलता रहे। वैसे करके 2019 और 20 का हमने कोविड निकाला। कोई नहीं, अब आया 2021। कहते हैं जब आप बिजनेस करोगे तो थप्पड़ तो आपको पड़ेंगे ही पड़ेंगे। कभी कोई थप्पड़ पड़ेगा, कभी कोई थप्पड़ पड़ेगा। 2021 में अब अकेले थे, एक प्रॉपर्टी ली जो कि किसी एक बड़े लैंडलॉर्ड की थी, वो नहीं सूट कर पाई हमको, हम रेंट आउट नहीं कर पाए। उसने जिंदगी के करीब करीब 3 साल हमें पीछे दोबारा फेंक दिया। क्यों? जो डिपॉजिट दिया वो उन्होंने रख लिया, जो फर्नीचर लगाया वो उन्होंने रख लिया, लेकिन वो थप्पड़ ऐसा पड़ा कि जिसने एक बात सिखाई कि प्रॉपर्टी के बिजनेस में अगर आपको घुसना है या कोवर्किंग के बिजनेस में अगर आपको घुसना है तो केवल एक टर्म पे मत सोचो कि प्रॉपर्टी की लोकेशन कैसी है, लैंडलॉर्ड कैसा है, उसके आसपास और क्या क्या चीजें हैं, आपको क्या क्या फैक्टर्स और ध्यान रखने हैं उसके साथ में, इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। बिल्डिंग के अंदर की खुद की एमिनिटीज कैसी हैं वो देखना पड़ेगा, और एक लैंडलॉर्ड का प्रोफाइल चेक अगर पॉसिबल है या अपने रेफरेंस से, क्योंकि अब कुछ कुछ लैंडलॉर्ड्स को जानते थे, उनसे पूछना पड़ेगा। कोई नहीं, वो थप्पड़ सहा, ठीक है। अब आया फिर से कहते हैं 2023। क्या अगर आप इस स्टार्टअप जर्नी को देखेंगे आजकल के ही, तो 21 और 22 में कंपनीज को खूब फंडिंग हुई थी जो उन्होंने एक्सपेंशन करे। 23 में क्या हुआ कि लोगों के पास अब पैसा खत्म होना शुरू हो गया। स्टार्टअप्स में कहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट राउंड्स अगर आप देखेंगे तो वो बहुत कम हो गए थे। जो ऑब्वियसली आप सारी रिपोर्ट्स देखेंगे तो पता चला कि शायद 15 या 20% ही इन्वेस्टमेंट हुआ था। बहुत सारी नामी गिरानी कंपनीज, एडटेक इंडस्ट्रीज की, फिनटेक इंडस्ट्रीज की जो खत्म हो गई या आज शायद खत्म होने के कगार पे हैं। बहुत सारे नामी गिरामी नाम, उसमें से कुछ हमारे पास क्लाइंट भी थे, उनका सपोर्ट। अब वो कहते हैं भाई आशीष फंडिंग हुई नहीं है, ड्राई सीजन है। ड्राई सीजन बोला जाता है जब आपके पास इन्वेस्टमेंट खत्म होने लगे, आपका रनवे खत्म होने लगे। आशीष अब क्या? फिर उनको सपोर्ट करना। ये इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे आप बोलोगे, मैं खुद को बोलता हूं हम चीज स्लाइस है दो ब्रेड के बीच में, जहां पे आपको लैंडलॉर्ड को भी मैनेज करना है, क्लाइंट को भी मैनेज करना है, लेकिन ग्रोइंग इंडस्ट्री है। आज के टाइम में ऑफिसेस की रिक्वायरमेंट, चाहे आप 5 सीट की कंपनीज लेके खोल के बैठे हैं, चाहे 50,000 लोगों के एम्प्लॉयज बैठे हैं,
रिक्वायरमेंट हर एक को पूरी पूरी है। हमने वहां से फिर उन क्लाइंट्स को सपोर्ट किया। अच्छी चीज ये होती है इंडस्ट्री में कि जब कोई कंपनी बुरे फेज में चल रही होती है, आप अगर उसका साथ दो तो वो आपका साथ देती है बाद तक। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जिनको हमने उस टाइम पे साथ दिया या उस कंपनीज के फाउंडर का साथ दिया। वो जब दोबारा कंपनीज खोलते हैं, जो दोबारा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें अप्रोच करते हैं। यहां से कहते हैं ना जर्नी चलती रही। यही है दोस्तों मेरी जर्नी। 2017 से प्रॉब्ली शुरू हुई और 2025 तक इस कंपनी को शून्य से लेके आज के टाइम में हम 100 करोड़ रुपए के रेवेन्यू तक चले गए और सारे थप्पड़ खाए, सारी जर्नी करी, सारे लॉसेस झेले, पर रुके नहीं, डटे रहे, उससे बनाया, कंपनी को बनाया। इस बीच में हमारे पास क्लाइंट आए जो बड़े बड़े नामी गिरामी क्लाइंट है। आज के टाइम में आप बोलेंगे पेटीएम हो गया आपका, ज़ेप्टो मेरा क्लाइंट, मॉर्गन स्टैनले हमारा क्लाइंट। अभी अभी हमने एक ट्रांजैक्शन और करी है जिसमें रशिया का सबसे बड़ा बैंक जो है बोला जाता है इस्बर बैंक। जैसे कि इंडिया में एसबीआई है, वैसे वहां का इस्बर बैंक है। उसके संग हमने एक बड़ी ट्रांजैक्शन साइन करी है, जिन्होंने अपना आईटी सेंटर इंडिया में बनाया है। पहला आईटी सेंटर उन्होंने बनाया है जो कि बेंगलोर में बनाया है। आज के टाइम में हम बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलोर जैसे शहरों में प्रेजेंट है। और जो जर्नी मेरी 21 सीट के ऑफिस से शुरू हुई थी वो 50,000 सीट तक पहुंच गई है और ग्रो कर रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो हम लोग आने वाले 3 साल तक इसे 1 लाख सीट ले जाने के लक्ष्य के संग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं कोवर्किंग, तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। आप छोटे से पैसे से छोटे कोवर्किंग सेंटर्स जो आज के टाइम में लीगल फर्म्स हैं, सीए फर्म्स हैं, इनको 5-5 सीट की ऑफिस चाहिए होता है, वहां से शुरू कर सकते हैं जैसे मैंने शुरू किया था। आपको लगता है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पैसा हो तभी आप कूद सकते हो या फिर ब्रोकर बन जाओ, आप ये भी शुरू कर सकते हो जहां पे आप छोटे से पैसे से, जैसे एक घर के 4 कमरों से भी आप शुरू कर सकते हो। वहां पे अपने सीट लगा के, लोगों की जरूरतें हैं वो। जो स्टॉक्स जैसा प्लेटफॉर्म हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स को एक मौका देता है अपनी बात रखने का और अपनी लर्निंग्स को आप लोगों के संग साझा करने का। जो स्टॉक्स को मैं पिछले 3 साल से लगातार फॉलो कर रहा हूं, इनके स्टोरीज जिसमें बड़े बड़े लोग आके अपनी लर्निंग्स के बारे में बताते हैं, अपनी परेशानियों के बारे में बताते हैं। क्योंकि जब आप किसी की परेशानियों से सीखते हो तो आपको पता चलता है कि ठीक है आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, या ये काम करने से उसको ये नुकसान हुआ था तो शायद इससे थोड़ा सा खुद को बचा के रखना है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं और एटलीस्ट डोंट्स तो पता चल जाता है। डूज नहीं भी पता चलेंगे, डोंट्स तो पता चल गए ना कि क्या क्या नहीं करना है।